अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तासीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए लंदन से न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में समिट ऑफ द फ्यूचर में खिताब करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था पैक्ट फॉर द फ्यूचर के निफाज के लिए आलमी बरादरी को अमली इकदाम करना होंगे। मसनूई जहानत को काबू में करना नागुज़ीर है। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था गजा जैसे सानेहात तरक्की पजीर दुनिया की तरक्की में बड़ी रुकावट। पायदार तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक आलमी ताकतें गजा जैसे मसाइल पर खामोश रहें। वज़ीर दिफा ने आलमी मालियाती निज़ाम अदम मुसावात को दूर करने, $4 ट्रिलियन के SDG मालियाती खला को पुर करने के लिए अमली इकदाम का भी मुतालबा किया। गजा जैसे सानेहात तरक्की पजीर दुनिया की तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर के निफाज के लिए आलमी बरादरी को अमली इकदाम करना होंगे। मसनूई जहानत को काबू में करना नागुज़ीर है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से खुसूसी गुफ्तगू की है। अता तारड़ का कहना था वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर मसला फ़लस्तीन के बारे में बात की है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का मज़ीद क्या कहना था, इस बारे में हम मज़ीद बात करते हैं रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा। आज जी बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर के बिल्कुल बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सर ये बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ एक यादगार और बड़ा तारीखी खिताब करने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के साथ, तो क्या पैगाम देंगे वो आलमी जो एजेंडा है उसके हवाले से और जो दुनिया है उसको? देखिए 2018 के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार हुआ। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि ईस्ट में भी दोस्तों को नाराज किया, वेस्ट में भी दोस्तों को नाराज किया। एक तरफ अमरीकी साजिश कहा, एक तरफ CPEC को स्लो डाउन कर दिया। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने फॉरेन रिलेशंस को रिवाइव किया, दोस्त ममालिक के साथ रवाबित को बढ़ाया। और देखिए दोस्त ममालिक का हमेशा से मियाँ नवाज शरीफ पे बड़ा एतबार रहा है, हमारी पार्टी पे बड़ा एतबार रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है और उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्त ममालिक के साथ जो रवाबित बढ़ाए हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे जो फर्म स्टांस है उसकी बात करेंगे। जो हमेशा उन्होंने फ़लस्तीन के और गजा के निहत्ते मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बने हैं, वो चाहे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो आस्ताना में, वो उसकी बात करेंगे। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और हमेशा उन्होंने जब भी किसी बैनुल अक़वामी सतह पे फोरम पे गए हैं फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई है। कश्मीर पे बात होगी। अच्छा सर ये बताएं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ाल और मजबूत किरदार अदा करने के लिए किन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है और क्या आपका एजेंडा होगा इस पर? हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान एक अक्सरियत वोटों के साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है, नॉन परमानेंट मेंबर। तो वहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा बात करने का, इन इश्यूज़ को उठाने का। पाकिस्तान ने हमेशा UN में अपना बड़ा फाल किरदार अदा किया है। तो वर्ल्ड पीस के लिए, पूरी दुनिया में एक अमन के क़याम के लिए, वॉर ऑन टेरर के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, गजा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हमारे एजेंडे के ऊपर हैं। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये कहना था कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन
فلسطین اور جو دیگر اہم معاملات ہیں اس پر یہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بات کریں گے اور اپنا جو مضبوط موقف ہے وہ رکھیں گے. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سعودی عرب کے 94ویں قومی دن کے موقع پر سعودی سفارت خانے کی طرف سے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے گورنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی، وفاقی وزراء، اعلیٰ سول و فوجی افسران نے شرکت کی. صدر آصف علی زرداری نے سعودی سفیر، پنجاب کے گورنر سلیم حیدر، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ سعودی عرب کی 94ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. تقریب میں صدر مملکت نے پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو غلاف کعبہ تحفے کے طور پر پیش کیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے. کامران ٹیسوری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں سابق MNA مولانا صلاح الدین ایوبی، مولانا عبید الرحمان بھی شریک تھے. مولانا فضل الرحمان اور کامران ٹیسوری نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں مولانا صلاح الدین ایوبی، مولانا عبید الرحمان بھی شریک ہوئے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات ہوئی ہے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات ہے اور مولانا فضل الرحمان اور کامران ٹیسوری نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف پولیس اہلکاروں پر تشدد اور ٹول پلازے پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. FIR کے متن میں لکھا گیا ہے، لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے. علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 200-300 افراد کا جتھا آیا اور اس میں شامل مشتعل مسلح افراد نے ٹول پلازے کے شیشے توڑے. مقدمہ SHO ہڈیارہ حماس حمید کی مدعیت میں تھانہ مناوا میں درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ 300 نامعلوم افراد نے پولیس پر تشدد، ٹول پلازہ پر توڑ پھوڑ کی. مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. آگے بڑھیں اور بات کریں. جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس اور ججز کمیٹی کی تشکیل نو پر سوالات اٹھا دیے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر تحفظات کا اظہار. جسٹس منصور نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا. جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر فل کورٹ اجلاس یا پرانی کمیٹی کی بحالی تک شرکت سے انکار کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی صدارتی آرڈیننس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں رد و بدل یا تو فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ممکن ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے پہلے والی کمیٹی کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا. جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ موجودہ ترمیمی آرڈیننس کی جوڈیشل تشریح بھی ضروری ہے. جلد بازی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لایا گیا. دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو وجہ بتائے بغیر کمیٹی کی تشکیل سے ہٹا دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا، میرے خط کو اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے. یہ بدقسمتی ہے کہ چناؤ کے غیر جمہوری طریقہ کار میں ایک فرد کا غلبہ ہوتا ہے. رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. اسی تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بند بھی کیا گیا تھا. اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشانات ہیں. سپریم کورٹ میں آڈیوز لیگ کمیشن کیس آڈیو لیگ کمیشن کیس سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ بینچ کی سربراہی کریں گے. سپریم کورٹ میں 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. لارجر بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین شامل ہیں. جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں. آڈیو لیگ کمیشن کے سماعت تاریخ بعد میں بتائی جائے گی. سپریم کورٹ میں 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو کہ 30 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 63 نظر ثانی بینچ کی سربراہی کریں گے. بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل ہوں گے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت نئی ججز کمیٹی کے اجلاس میں کیس کی سماعت کا فیصلہ کیا گیا.
तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों की हकदार भी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एक बार फिर वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे। कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। फैसले में 2 जजेस के अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ को नामुनासिब करार दिया गया। कहा, जिस अंदाज में जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम ने इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। मज़ीद तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मखसूस सीटें पीटीआई का हक। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इन नशिस्तों पर दीगर सियासी जमातों की जानिब से नामजद करदा अफराद का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में पूरी वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार किया। कहा, कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बाइस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। याद रहे, 1 मार्च को कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। फैसले में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाजे नहीं किए। वाजे कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इजाफी सजा है। अदालत ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी की। कहा, पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफुजात का इजहार भी किया है। करार दिया कि जिस अंदाज से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। अदालत ने फैसले को उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा, उर्दू तर्जमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड करें। मखसूस नशिस्तें जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं, क्योंकि पीटीआई सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याह्या अफरीदी ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए आनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। अदालती फैसले के बारे में राय दी जा सकती है। इस फैसले में तशरीह नहीं, आइन को रीराइट किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आइन में 3 दिन के अंदर आज़ाद अरकान को किसी सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। कानून साजी पार्लिमान का हक है। अदालती फैसले के बारे में ज़ाहिर है राय दी जा सकती है कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फ़ैसलों पे फायक होगा। ना वो पार्टी फ्रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तिलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पीटीआई के 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कोर कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का मुतालबा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया, तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की तायद की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग के आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी, लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। जजेस कमेटी के कंडक्ट पर सवालिया निशान उठेगा। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में सेनेटर हामिद खान का कहना था कि अदलिया को कमजोर करने के लिए जो तकसीम पैदा की गई वो इदारे के लिए ठीक नहीं। आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, वजीर कानून का नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मबनी है। फैसले पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का फर्ज है। कॉन्डक्ट है चीफ जस्टिस साहब का इस मामले में बहुत अफसोसनाक है। और मंसूर अली शाह साहब का खत बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल इस वक्त के मुताबिक है। इन्होंने मजबूर किया है मंसूर अली शाह साहब को कि वो खत लिखें, क्योंकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो कि हम समझते हैं कि एक बड़ा मुकद्दस और अहम असूल है, उसको किसी तौर पर भी वॉलेट नहीं किया जा सकता। अदलिया के अंदर जो डिवाइड पैदा की जा रही है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये जानबूझ के अदलिया को कमजोर करने के लिए डिवाइड करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सलीम हैदर के दरमियान जामियात के VCs की तैनाती पर जारी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बगैर ही मुख्तलिफ जामियात के VCs का तकर्रुर कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला हाउस से मनपसंद VCs के आने वाले तकर्रुरनामों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर ने हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ जामियात के VCs की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया। आपको बताएं कि गवर्नर ने VCs की तैनातियों को गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया गया। PTI के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच की दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। PTI रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील कल इतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेंगे। PTI उम्मीदवारों ने सेक्शन 151 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी चैलेंज किया। PTI रहनुमाओं शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की FIA में इंक्वायरी का मामला। बानी PTI और उनकी अहलिया ने सऊदीया दौरे के दौरान हासिल शुदा तहाइफ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। ABN न्यूज ने बानी PTI के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली। चालान रिपोर्ट के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मई 2021 में सऊदीया का दौरा किया। बानी तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के वक्त 108 तहाइफ मिले। 58 मुख्तलिफ तहाइफ और बॉक्सेस को तोशाखाना से हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन तहाइफ की मालियत 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद थी। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। बाकी 44 गिफ्ट जिनकी मालियत 30,000 रुपए या इससे कम थी बिला मुआवजा अपने पास रख लिए। चालान के मुताबिक गिफ्ट्स में बेलगरी ज्वेलरी सेट भी शामिल था जिसकी असल मालियत ना लगाई जा सकी। अपने पास रखे जाने वाले बाकी तमाम गिफ्ट्स की मुकम्मल तफसीलात भी तोशाखाना को जमा नहीं करवाई गई। बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दे दी। बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरखास्त दे दी, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब PTI और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और PTI से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस फायजी साहब अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की पहली दरखास्त वापस भिजवा दी थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया। जस्टिस फैसल जमान खान ने शहरी मुनीर अहमद की बतौर एतराज दरखास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद किया था। ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। शहरी मुनीर अहमद ने दरखास्त दायर कर रखी है। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। अदालत पिटीशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे।
लियाकत बाग, शमशाबाद या भाटा चौक में से किसी एक मकाम पर जलसा करने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। पीटीआई की जानिब से एक मरतबा फिर जलसे के लिए मवेशी मंडी के मकाम का ऑप्शन भी जेर गौर है। पीटीआई ने इस्लामाबाद और लाहौर में मवेशी मंडी के मकामात पर जलसे किए। पीटीआई ने लियाकत बाग, शमशाबाद या भाटा चौक में से किसी एक मकाम पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। हुकूमत वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत के लिए सपोर्ट नहीं की। कराची कॉम्बैट के आलमी चैंपियन शाहजेब रिंद का शिकवा। कहते हैं कि हुकूमत सपोर्ट करे तो इस तरह के 10 मजीद टाइटल्स पाकिस्तान आ सकते हैं। शाहजेब ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की और मजीद मुकाबले जीतकर मुल्क व कौम का नाम दुनिया में रोशन करने के आज़म का अदा किया। बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड चैंपियन बनने में। और बाकी जो है सपोर्ट की बात है, सपोर्ट बिल्कुल जो है सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिली है। सपोर्ट मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह आज हम वर्ल्ड टाइटल लेके आए, इसलिए का कल इंशाल्लाह हम जो है और भी आज एक वर्ल्ड टाइटल आए, कल जो है 10 और टाइटल आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले। सबको मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये टाइटल जो है सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरी कौम का टाइटल है, पूरे पाकिस्तान का कौम है। और मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 26 सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि एक मगरबी लहर 26 सितंबर को मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 26 सितंबर से यकम अक्टूबर के दौरान वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह पंजाब और इस्लामाबाद में 26 सितंबर से यकम अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान और सूबा सिंध में 26 से 28 सितंबर के दौरान बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज।